हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। 8वें चैप्टर की बारी आज हमारी आ गई है, जिसके अंदर हम लोग पूरा वन शॉट की फॉर्म में देखने वाले हर एक कॉन्सेप्ट को और बहुत बारीकी से इसको सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात आ गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप सभी को सारा रिकैप कराना चाहूंगा जो चैप्टर्स के अंदर आप सभी ने पढ़ा है। जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने देखा था कि मेरा चार्ज अगर रुका हुआ है, चार्ज मेरा क्या है, रेस्ट के ऊपर है, तो उस केस के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा। उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को चेक किया। देन हमारा चार्ज मोशन में आ गया तो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। और उसके बाद में जब वो किसी वायर के थ्रू मूव कर रहा था तो उस केस के अंदर क्या हुआ, उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिला, जिसको हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर। अब बारी आई कि यार सर, क्या ऐसा कुछ है कि अगर हम लोग किसी भी जो मैटर्स हैं उनको उठा के अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे या उसका अपोज करेंगे? तो ये हम लोगों ने चेक किया चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जहां हम लोगों ने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और उसके अलावा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जाना। देन इसके बाद में हम लोगों ने हिस्टैरिसीस कर्व को देखा, जहां पे हम लोगों ने मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम लोगों ने जानने की कोशिश की। अब बारी आती है सर इसके बाद में और क्या हुआ। इसके बाद में हमने देखा कि यार क्या हम लोग जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो ये चैप्टर नंबर 6 के अंदर हेनरी और जो हमारे फैराडे थे उन्होंने इसके ऊपर पूरी सारी चीजें की और फैराडे ने अपना पूरे लॉज को दिया। 2 लॉज को उन्होंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारा चेंज हो रहा है किसके अंदर, बोला सर किसी भी एरिया है। अब कॉइल हम लोगों ने लिया तो उससे एसोसिएट जो फ्लक्स है अगर वो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और सर्किट अगर क्लोज्ड है तो करंट हम लोगों ने देखा था। तो ये पूरी कहानी थी। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने देखा कि यार किस तरीके से हम लोगों को अगर हम लोग कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं, इंडक्टिव सर्किट लेते हैं या रेजिस्टिव सर्किट लेते हैं तो उसके अंदर कैसे हमारा फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ट्रांसफॉर्मर को आप सभी ने देखा। अब उसके बाद में बारी आ गई चैप्टर नंबर 8 की, जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोड की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यानी कि अगर आप लोग आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट लेके आना चाहते हैं ना बेटा, अगर आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट लेके आना चाहते हैं ना तो उसके लिए आप लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये मानिए आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप सभी जानते हो कि भीड़ बहुत है और इस भीड़ के अंदर अपनी पहचान अगर आप सभी को बनानी है तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। दिमाग में आप लोग ये बिठा के रख लीजिए। अब शुरुआत होती है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या टॉपिक्स है इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो मैंने अभी तक बोला है उसको मैं यहां पे समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से होते हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने क्या बोला था, बोला सर अगर मेरा कोई भी चार्ज है, क्या है, अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है और चार्ज अगर मेरा रेस्ट के ऊपर, तो चार्ज एट रेस्ट की अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर चार्ज एट रेस्ट है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ठीक है जी, मान गए हम लोग आपकी बात को, ठीक है। दूसरा है, अगर ये मोशन के अंदर है और क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो मोशन है। और कौन सा मोशन कर रहा है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन अगर ये कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या होता है? बोलो सर इस केस के अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है। बोलो राइट है सर। और इसके अलावा अगर मेरे पास ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, यानी कि अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप सभी को क्या देखने को मिलेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप सभी को देखने को मिलती है। यानी कि सर अगर मेरे पास क्या है, एक्सेलरेटिंग और ऑक्सीलेटिंग दोनों का मतलब एक ही है, तो यहां पे बोल सकते हो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल या ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल की वजह से आप सभी को क्या देखने को मिलेगा? बोला सर यहां पे आप सभी को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड एंड हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आप लोगों को ऑप्शन के अंदर, वैसे तो इसका जनरली हम लोग देखेंगे ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात है, अगर वहां पे एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल भी लिखा हुआ है तो देन वो भी आप लोगों के लिए ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बारी आती है कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी कहां से आई, किस तरीके से सारी चीजें, तो आप सभी को 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बोला सर क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले देखिए, हमारे 2 साइंटिस्ट हुए थे। सबसे पहले एम्पियर जी हुए थे। एम्पियर जी ने अपनी चीजों को बताया और उसके बाद में क्या हुआ कि एम्पियर जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए आप लोगों के पास क्या है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एम्पियर जी ने क्या किया, इसकी 2 पोजीशंस ले ली। एक पॉइंट तो यहां पे ले लिया x, दूसरा पॉइंट अंदर ले लिया y, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि x के ऊपर तो आप सभी को करंट देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन y पॉइंट के ऊपर यहां पे फ्री स्पेस और वैक्यूम है, इस वजह से यहां पे करंट कितना होगा? 0, मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? 0। यानी कि सर इन्होंने यहां पे क्लियर कट बोल दिया कि कोई करंट नहीं। अब अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एम्पियर जी। अगर ये
ये बोल दिए तो ऑब्वियसली बात है उस बात पे कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर आपके घर में कोई बड़ा है और बड़े की बात को अगर आप लोग टालते हो तो उसके लिए आपके पास बहुत पुख्ता सबूत होना चाहिए, तब जाके आप लोग चीजों को कर पाओगे। अगर नहीं है सबूत तो आप लोग चीजों को नहीं कर पाओगे। यानी कि सर मैं सिंपली अगर ये बोलूं कि अगर मेरे घर में कोई भी बड़ा है और अगर उसकी बात को मुझे टालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला सर अगर उसकी बात को मुझे टालना है तो उसके लिए मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। अगर जब तक प्रूफ मेरे पास नहीं है ना बेटा तब तक चीजें नहीं है। तो प्रूफ लाने के लिए उन्होंने क्या किया? बोला चल बता तू एक्सपेरिमेंटली, अगर तेरे को ये लगता है कि एम्पियर जी ने यहाँ पे गलत बोला है तो किस तरह गलत बोला है। तो उनकी जब ये बात को बोला गया उन्होंने यहाँ पे चीजें की और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक निडल को लाके रख दिया। क्या किया बेटा? यहाँ पे उन्होंने एक निडल को लाके रख दिया और निडल के अंदर यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया। अब डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था कि यार हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं, उसी तरीके से क्या है यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है। तो ये आप लोगों का पूरी कहानी थी। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानने चाहेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा जिससे आप सभी को चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले देखो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहे हैं। तो एक सेकंड मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा मैं इस कुर्सी को इधर कर देता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट आप सभी का है। मैंने बोला ठीक है यार, मान गए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आप सभी का है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सीधा सीधा ये है, क्या है कि बोला सर डिस्प्लेसमेंट करंट है तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो ये किसकी वजह से? बोला सर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप लोगों को वहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है और वहां पे जो करंट होगा उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। इसके लिए आप लोग बोलोगे कि सर हमारे सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट थे एम्पियर जी, उन्होंने इसके बारे में 2-3 चीजों के बारे में जिक्र किया था, तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ की बात करते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बताया था? बोला सर क्लोज इंटीग्रेशन आप लोग कर दीजिए, बी का वेक्टर डॉट डी एल का वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ आई। तो ये तुम्हारे पास था, ठीक है जी। ये इन्होंने यहाँ पे आपको बोल दिया था कि भैया बी का वेक्टर डॉट डी एल का वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, ठीक है। अब सबसे बड़ी कहानी क्या आई? सुनो, सबसे बड़ी कहानी ये आई, यहां ने जो इन्होंने 2 पॉइंट्स लिए थे, एक पॉइंट लिया था एक्स और एक्स पॉइंट के ऊपर बोला था कि आपका आई होगा, और ये आई किसके बराबर होता है? कंडक्शन करंट के बराबर होता है। क्या होता है? कंडक्शन करंट के बराबर होता है। यानी कि सर यहां से अगर इसको लिखना चाहोगे तो इस तरीके से आपको इन्होंने बोल दिया था। बोलो बिल्कुल ठीक है जी, मान लिया गया है, इन्होंने हमें बोल दिया था। तो ये तुम्हारा क्या बता दिया? कंडक्शन करंट। लेकिन वाई पॉइंट के ऊपर, जो वाई पॉइंट लिया था उसके ऊपर क्या बोल दिया था? बोला करंट इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन बाद में हमारे जो साइंटिस्ट आए, क्यों इन्होंने 0 बोला? क्योंकि सर फ्री स्पेस और वैक्यूम है, इस वजह से इन्होंने क्या बोल दिया था? 0 इसको बोल दिया था। अगर फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात करते हैं तो क्या था यहाँ पे? ये तुम्हारा था फ्री स्पेस और वैक्यूम की जब बात की जाती है तो उसका बात है, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं, ठीक है जी, मान गए हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी कहानी आई, बोलो सर क्या? इसके बाद में हमारे कौन आए? इसके बाद में हमारे आए मैक्सवेल जी। अब ये मत सोचना ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, वो नहीं है भैया, मैक्सवेल जी है, ठीक है। ये मैक्सवेल जी का बहुत ही योगदान है। तो मैक्सवेल जी ने यहाँ पे बोला कि उन्होंने क्या किया? वहां पे निडल ला के रखी, निडल रखने की वजह से क्या हुआ? उसके अंदर डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि सर वहां पे उससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, तभी तो जाके डिफ्लेक्शन देखने को मिला, अदरवाइज तो डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता, हाँ या ना। अगर किसी चीज में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है यार उससे स्ट्रांग है। जैसे आपसे मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर हम लोग जब रास्ते में जाते रहते हैं तो अगर आपके सामने गुंडे वगैरह आ जाए तभी तो आप लोग अपना रास्ता डिफ्लेक्शन चेंज करते हो, अदरवाइज तो आप लोगों में चेंज नहीं आता है, आप तो सीधे सीधे जाते रहते हो। ऑब्वियसली बात है। बोले सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। तो उसी तरीके से इसके अंदर था, यानी कि अगर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है, तो आपको वहां पे चेंज देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर करंट 0 है, वहां पे करंट 0 है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग बोल देंगे कि वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है उसकी बात थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर वहां पे जो करंट मिला वाई पोजीशन को, उसको इन्होंने नाम दिया था आईडी, यानी कि सर इसी को नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट इन्होंने इसको नाम दे दिया था। तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हम लोगों ने यहां पे कर ली, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट करंट हुआ। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या आई थी? आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि चेंजिंग, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दीजिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को, आई थिंक सबको समझ में आ गई है कि यार यहां पे क्या हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आप सभी का ये हो गया है। अब सबसे बड़ी बात हम लोग यहां पे देखने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं।
किसकी वजह से है? बोलो सर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी है। बोलो सर फ्लक्स में चेंज की बात है, बोलो राइट है नहीं है? अगर ये फ्लक्स में चेंज की बात है और कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, राइट है, तो यार हम लोग बोल सकते हैं कि करंट के लिए कहां से आया? बोलो सर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। किसकी बात है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुम्हारा पास क्या हो गया है? बोलो सर ये हो जाएगा चेंजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ठीक है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। और इसकी वजह से आप लोगों को क्या मिल रहा है? बोलो सर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है, बोलो हाँ है ना? तो ये कहानी पूरी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तब जाके आप सभी को चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी बात आई कि बोला सर आपने ये तो कह दिया इस डायग्राम के अंदर कि इस पॉइंट के ऊपर कंडक्शन करंट है, इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो सबसे बड़ी कहानी तो यही आई ना। मुझे ये बताइए कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है? तभी तो बात बनेगी, अदरवाइज तो नहीं होगा। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर मैं सिंपल बात करूं तो ये नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में अलग करंट होता है, नॉर्मल करंट के कंपैरिजन में अलग होता है। बोलो हाँ है ना? बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे भाई मैं आप सभी से यहां पे बात करना चाहूंगा, वो होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करता हूं। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हो आप लोग, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या पता लग जाएगा? बोलो सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पता लगेगा कि क्या कंडक्शन करंट हमारे जो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है इसके बराबर है। अगर है तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो नॉर्मल करंट है उसके बराबर ये है, अदरवाइज नहीं है। अगर नहीं है तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे लिखा आईडी। आईडी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आईडी की बात करोगे तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी है। बोलो हाँ या ना? यही था, बोलो है ना? यही है ना भाई, डी फाई ई बाई डी टी है। अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं मेरे भाई, फ्लक्स क्या होता है? बोलो सर फ्लक्स हो जाएगा ई ए। और मुझे बताइए जब आप लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यहां पे लिया है तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कितना होता है? बोलो सर एक प्लेट की वजह से ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरी प्लेट की वजह से E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। यानी कि जब दोनों को एडिशन करोगे तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? भाई आप मुझे बताइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेट कैपेसिटर की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो सर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? बोलो सर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना? बोलो ठीक है जी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आप सभी का हो गया। अगर सिग्मा की बात करते हो तो क्या होता है? बोलो सर सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या ये बन जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है जी। अगर ये बन गया है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A हो गया है और इनटू में हो जाएगा A। भैया A से A चला गया है, Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट है और ये हो जाएगा फाई। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलो सर फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। और आप सभी जानते हो कि ये जो कंडक्शन करंट है, जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके बराबर है, यानी कि I के बराबर है। और I क्या होता है? बोलो सर dQ बाई dt आप सभी का होता है। बोलो हाँ है ना? क्या क्लियर बात है? नहीं, dQ बाई dt तो होता है ना, अगर I की बात करते हो तो dQ बाई dt है। अगर इसको देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहां से इसको उठा के रखोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो भैया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो सर Q हमारा चेंज हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? dQ बाई dt। तो इससे ये गया dQ बाई dt, तो ये आ जाएगा ID इज इक्वल टू IC। बोलो है ना? यानी कि तुम्हारा कंडक्शन करंट जो है वो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट करंट के। तो ये तो तुम्हें प्रूफ करा दिया है। ये क्या प्रूफ करा दिया कि यार जो आपका करंट है ना वो किसके बराबर है? वो तुम्हारा जो इसके अंदर कंटिन्यूटी के बराबर, कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसको फॉलो कर रहा है। यानी कि जितना करंट तुम्हारा इसके अंदर जो कंडक्शन करंट है उतना ही आप लोगों का क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसके अंदर कोई भी अलग से ऐसा नहीं है कि नहीं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो नॉर्मल करंट है उसके कंपेरिजन में अलग है, बस इतना आप लोग ये कह सकते हो। मैंने बोला ठीक है। अगर यहां पे मैं बात करता हूं मॉडिफिकेशन की तो क्या होगा? अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मॉडिफाई की बात कर रहे हैं तो मॉडिफाई आप लोग बोल सकते हो मैक्सवेल एम्पियर लॉ, ठीक है, एम्पियर लॉ की बात कर रहे हो। तो क्या होता है देखो, आप लोग बोलोगे बोलो सर बी का वेक्टर डॉट डीएल का वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट IC प्लस में म्यू नॉट ID। अब मेरे को बताइए पॉइंट एक तो x है, एक तुम्हारा y है, मेरे को बताओ x और y की बात है। अगर ये x और y की बात है भाई, x पॉइंट की जब बात करोगे तो क्या होगा? बोलो सर अगर x पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो इस x के ऊपर आप लोगों का क्या है? कंडक्शन करंट है, यानी कि कंडक्शन करंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? वो तो फ्री स्पेस और वैक्यूम के अंदर है। यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो भैया यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी? बोलो सर ये आ जाएगा b का वेक्टर डॉट dl का वेक्टर
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी। यानी कि जब भी तुम एक्स पोजीशन की बात करोगे वहां पे तुम्हारा क्या होगा, कंडक्शन करंट आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं वाई पॉइंट पे बात करूंगा तो वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है, वहां पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या है, वहां पे कंडक्शन करंट नहीं है। तो कंडक्शन करंट जो है वो नॉट, वहां पे कंडक्शन करंट इक्वल्स टू क्या है बेटा, कंडक्शन करंट इक्वल्स टू 0 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा बी का वेक्टर डॉट डीएल का वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी आप सभी का है। और आई डी की बात करोगे तो आई डी इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी आप सभी का होता है। तो बेटा याद रखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी जगह आप सभी से न्यूमेरिकल आ जाता है। आपको बोल देगा फाई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट से भी आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए से भी करवा देगा। एक ही जगह वो क्या कर देगा, बोलो सर सर्कुलर लूप ले लेगा, तो एक ही जगह आप लोग क्या लोगे, पाई आर स्क्वायर भी लेके चलना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से, इससे बाहर कुछ नहीं है, इसके अंदर पूरा का पूरा ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। मैंने आप सभी को समझा दिया है, इससे ज्यादा आपको एक लाइन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो। ठीक है जी। यहां पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सभी की होती है। और ए की बात करोगे तो एरिया हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता है, बोला सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात कर रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है सभी को। अगर क्लियर है तो अब आइए आगे। अगर हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल जी की, तो मैक्सवेल जी ने क्या किया, उन्होंने 4 इक्वेशंस हैं इनके बारे में बताया और बोला कि इनके द्वारा आप लोग पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझ सकते हो, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। जैसे यहां पे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का पूरा फॉर्मूला है जो गॉस लॉ पहला वाला है। ठीक है, दूसरे की बात करोगे तो ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है कि भैया अगर कोई भी तुम्हारे पास सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और उसके अंदर जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइंस उसको छोड़ के चली जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। तो वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जितनी जा रही है उतनी। अगर उसके अंदर की बात करोगे तो समीशन ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नेट फ्लक्स कितना है, 0। क्यों, क्योंकि सर जितनी एंटर कर रही है उतनी बाहर जा रही है। उसके बाद में ये तुमने फैराडेज लॉ का देखा था कि यार चेंज इन फ्लक्स आपका है, अगर चेंज इन फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और कौन से मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो उस केस के अंदर आप लोगों का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो आप लोगों का करंट भी इंड्यूस्ड होगा। ये किसने बताया था, बोले सर हमें बताया था फैराडे जी ने बताया। और लास्ट आप लोगों का मैक्सवेल और एम्पियर जो लॉ है उसके बारे में आप लोगों ने पूरी कहानी देख ही ली है, जो मैंने आप सभी को यहां पर समझा दी है कि भैया ये रहा तुम्हारा लॉ। कहां गया, वो पूरा लिखा था मैंने, पूरा कहां लिखा था, ये रहा। हाँ, म्यू नॉट आई सी प्लस में म्यू नॉट आई डी है, और आईडी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी आप सभी का होता है। यानी कि चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी इसको कह दीजिए। आगे सबसे इंपॉर्टेंट कहानी आती है, ये आती है आप लोगों का सोर्स कौन सा होता है। तो यार देखो, सोर्स आप लोगों को बोल दिया है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल आप सभी का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सोर्स है, या ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल भी आप लोग इसको बोल सकते हो। आइए कहानी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पे बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और वेव प्रोपोगेशन की, तो मैं ये कहता हूं मान लीजिए जेड एक्सिस है जिसके अंदर मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सामने मेरा जो चेहरा है वो आपको क्या बता रहा है, वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि एक्स डायरेक्शन। तो आप लोग बोलोगे कि सर इस तरह से अगर चलते हो तो इस केस में आप लोगों का ये क्या है, वेव प्रोपोगेट जिस डायरेक्शन के अंदर कर रही है उसकी बात वो आप लोगों को कर रहा है। समझ में आ गया। यानी कि 3 आपके पास चीजें आई हैं जिनको आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर होगा, और आप सभी का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और वेव किस डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट करने वाली है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखो, हो सकता है कि वो आपको वेव को प्रोपोगेट किसी और डायरेक्शन के अंदर भी करा दे, लेकिन आप सभी को घबराना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक स्टैंडर्ड जो डायग्राम है उसकी बात कर लेता हूं। जैसे क्या हुआ कि सर मान लीजिए मैंने ये बोला एक्स डायरेक्शन है, ठीक है जी, ये एक्स डायरेक्शन है, और एक्स एक्सिस की अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो ये क्या हुआ, अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के अंदर क्या कर रही है, वेव तुम्हारी प्रोपोगेट कर रही है। क्या कर रही है बेटा, वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है जी, वेव प्रोपोगेट कर रही है, यानी कि वेव इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है। वाई एक्सिस के अंदर कौन है बेटा, वाई एक्सिस की अगर आप लोग बात करते हो तो वाई एक्सिस के अंदर आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो राइट है नहीं। और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करता हूं तो फिर क्या हो जाएगा, बोलो सर जेड एक्सिस की अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो यहां पे आप सभी को क्या दे रखा है, बोला मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को दे रखा है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो। मैंने बोला कि एक्स डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही है। अब हो सकता है कि आप लोगों को बोल दिया जाए कि वाई डायरेक्शन के अंदर आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को चीजों को करने की जरूरत है। ठीक है, फिर आप लोग कैसे करोगे वो भी मैं समझाऊंगा। मैं बोला कि अगर सर इसके अंदर पोजीशन वेक्टर की बात करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, आई कैप, इस डायरेक्शन में क्या हो गया, जे कैप, इधर क्या आ जाएगा, के कैप। तो हो सकता है कि वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू उसने बना के दी है उसके अंदर वो पीछे क्या कर दे, जे कैप। तो आपको समझने की जरूरत है। अगर वो कहता है कि भैया आप ये बोलिए कि वाई के अंदर आपकी क्या है, वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है जेड के अंदर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स के अंदर कौन आ जाएगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब भी वो आप सभी को इस तरीके से कहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज आप सभी को मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर वो बोलता है कि भैया जेड एक्सिस के अंदर आप लोगों का क्या है, वेव प्रोपोगेट कर रही है, जेड एक्सिस के अंदर क्या है, वेव प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, वेव प्रोपोगेट कर रही है। अगर z एक्सिस के अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही है तो भैया कितना आप ऊपर आ गया है, 1 और 2, तभी तो है ना भाई। देखो यहां से मूव करा पहले बार 1 2 आए, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना आगे बढ़ेगा, 1 से यहां से आएगा 1 और ये 2, यानी कि x एक्सिस के अंदर कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और y एक्सिस के अंदर कौन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आप सभी से हो जाएगा। तो आप सभी से पूछ लिया जाता है कि बताइए वेव किस डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए बेटा, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। याद रखिएगा देयर इज नो फेज डिफरेंस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि तीनों की तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि अगर मैं वेव की बात करता हूं, चाहे मैं वेव की बात करता हूं, तो वेव इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप सभी के ये होते हैं, ठीक है जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप सभी के होते हैं ये तीनों के तीनों। समझ में आ गया होगा। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आगे अब आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, जिसको आप लोगों को थोड़ी सी चीजों को समझने की जरूरत है कि सर किस तरीके से इसके अंदर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं और चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है। बोलो सर क्या याद रखनी है? यहां पे आप लोगों की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, देखो चैप्टर नंबर, एक सेकंड रुको, माइक गिर गया है, एक सेकंड मेरे को दे दीजिए, माइक थोड़ा सा गिर गया है, एक सेकंड यार, एक सेकंड। तो देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब आप लोग 11th के अंदर पढ़ते हो तो वहां पे इक्वेशन आप लोग देखते हो, तो वेव की इक्वेशन की बात आप लोग वहां पे करते हो, तो उस इक्वेशन के थ्रू आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हो। तो आइए समझते हैं उसी तरीके से। तो मान लीजिए ये तुम्हारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, ये तुम्हारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन है, और आप लोग इस इक्वेशन को देख के एक चीज बता पा रहे हो। बोला सर क्या बता पा रहे हैं? यहां से अगर तुम लोग देखते हो तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी कि सर जब भी आप लोगों के पास k है, ये जो k लिखा है, k के पास में जो लिखा हुआ है ना बेटा, k के पास में जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर सारी कहानी है। K के पास में जो लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर सारी कहानी आप सभी की। तो हो सकता है ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड किया जाए, kx माइनस ओमेगा टी बोल दे या कुछ और बोल दे, तो उसके ऊपर है। तो आपको याद रखना है कि अगर इनके बीच में ये साइन माइनस है तो आप बोलोगे कि ये किसके अंदर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और अगर ये प्लस है तो उस केस में आप बोलोगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये वेव किस डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है? बोला सर पॉजिटिव एक्सिस के अंदर क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। यहां से आपको y देख के समझ में आ गया होगा कि y देख के आपको ये समझ में आ गया हो कि y डायरेक्शन के अंदर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और z डायरेक्शन के अंदर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड आप सभी का है, और kx माइनस ओमेगा टी आप सभी का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? kx माइनस ओमेगा टी आप सभी का है, ठीक है जी, बोलो राइट है सर। अब सबसे बड़ी बात की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। देखो यार आपको एक रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो आप लोग लिखते हो E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। अब ये कहां से आता है, किस तरीके से, वो भी मैं आपको सिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखो मैं बोलता हूं कि सर अगर मैं ये जो E है इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बराबर किसका हो जाएगा, माइनस का dv बाई dt के बराबर होएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये होगा तो आप देखिए काम की बात, पहले वाले इसको करते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, बोलो सर डी बाई डी एक्स है, दोनों बराबर है, तो यहां पे बोलोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ई नॉट कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। साइन का क्या हो जाता है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, बिल्कुल ठीक है। और के एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, के, तो के का आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो यहां के आ गया। इसी तरीके से यहां पे देखोगे तो माइनस है तो यहां पे अंदर क्या आ जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा बी नॉट, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है जी। और यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर टी के साथ क्या है, ओमेगा है, तो माइनस का ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है जी। ये कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी से ये खत्म, तो भैया बचा क्या है, बोलो सर के एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा बी नॉट और ओमेगा, ठीक है। यहां से अगर मैं लिखूंगा तो ई नॉट बाई बी नॉट जो होगा ये क्या आ जाएगा भैया, ओमेगा बाई के आप सभी का आ जाता है, ओमेगा बाई क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, तो ई नॉट बाई बी नॉट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो है, और ये क्या है, ओमेगा डिवाइडेड बाई के। तो ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, और जो ये के होता है इसको बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोल देते हैं, वेव नंबर हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है, याद रख लीजिएगा ये किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। मैं अभी बताऊंगा कैसे होता है, 2 मिनट रुक जाइएगा। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया, ई बाई बी, बोलो
या ई नॉट बाई बी नॉट बोलो, ठीक है जी, या आप लोग बोलिए ई आर एम एस बाई बी आर एम एस आप लोग बोल दीजिए। इसको अगर आप लोग देखते हो तो उस केस में ये किसके बराबर हो जाता है बेटा, सी के बराबर होता है। और सी क्या होती है, स्पीड की बात हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की बात है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बोलो सर, स्पीड ऑफ लाइट की अगर आप लोग बात करते हो तो ये तुम्हारा जो आएगी वैल्यू, ये आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप सभी का हो जाता है। बोलो ठीक है। अगर ये है तो ये आपको रिजल्टेंट याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये तुम्हारा, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है। तो चाहे ये ई बाई बी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप लोगों को ये सॉल्व करना आना चाहिए। अब यहां पे सबसे बड़ा खेला यह है कि सर ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा को हमने बोला एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के को हमने बोला वेव नंबर है। अगर ओमेगा की बात करते हो तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ओमेगा इज इक्वल टू आप सभी जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, ठीक है जी, ये हो जाता है 2πf। उसी तरीके से अगर मैं k की बात करता हूं तो k क्या होता है, बोलो सर 2π/λ, बोलो ठीक है जी। अगर इन दोनों को डिवाइड करते हो, इन दोनों को डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, बोलो सर 2πf डिवाइडेड बाई 2π/λ है, लैम्डा है 2π से 2π गया, ये आ जाएगा f लैम्डा। और f लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, c होता है। क्यों, क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c बटे में लैम्डा, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपने ये c आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ये c लिखा था। क्या लिखा था, c लिखा है कि भैया e बाई बी है, ई नॉट बाई बी नॉट है, ई आर एम एस बाई बी आर एम एस इज इक्वल टू क्या है, c आप सभी का है। अब यहीं पे क्या होता है, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात और कर लेते हैं। जैसे कई बार आप लोगों को क्या दे दिया जाता है, बोले सर फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात है। और अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूं, फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात करता हूं, तो उस केस में क्या हो जाता है, इसकी स्पीड की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये स्पीड जो होगी ना वो c के बराबर होगी, हाँ या ना, ऑब्वियसली बात है, स्पीड किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे आप लोग बोलोगे कि भैया देखो ये स्पीड की बात है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो सर स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो सर स्पीड इज इक्वल टू 1/√, का क्या होता है म्यू और एप्सिलॉन नॉट है। अब यहां पे देखिए 1/√, के अंदर इसको क्या लिख सकते हो, बोलो सर इसको लिख सकते हैं म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। आप सभी जानते हो कि भैया अगर मैं फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात कर रहा हूं तो म्यू आर और ई आर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये फाइनली क्या बचता है, बोलो सर ये बचता है 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये बचा है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बचा हुआ है। जब इसको तुम लोग सॉल्व करते हो तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू तुम्हारे आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, मीटर पर सेकंड आता है। यानी कि ये किसके बराबर होगी, ये c के। यानी कि जब भी फ्री स्पेस और वैक्यूम होगा तो उस केस में आप लोगों की स्पीड जो होगी ना वो c के बराबर होगी, अगर मैं फ्री स्पेस और वैक्यूम की बात करता हूं। इसी तरीके से अब मान लीजिए कल को ये मैं कह देता हूं कि मीडियम अगर आपको कोई गिवन है, फिर क्या करोगे भैया, हो सकता है ना कल को कोई मीडियम दे दिया जाए, कल को अगर कोई मीडियम दे दिया जाए तो क्या करोगे, बस सर मीडियम के केस में ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि भैया स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 1/√, के अंदर क्या हो जाएगा म्यू और एप्सिलॉन हो गया। अगर इसी को सॉल्व करते हो बेटा जी तो क्या हो जाएगा, बोले सर 1/√, के अंदर म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये तुम्हारे सामने हो गया। बोलो ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, बोला 1/√, के अंदर म्यू आर एप्सिलॉन आर लिख सकता हूं, इंटू में 1/√, का क्या लिख सकता हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है c होती है, यानी कि सर ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाई √, का म्यू आर एप्सिलॉन आर होता है। और ये किसके बराबर होता है, v। इसी को तुम जो नाम देते हो वो आता है तुम्हारा n। ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात है। यानी कि इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू c/ν, आप लोग इसको लिख सकते हो, या फिर इसी को म्यू भी लिख सकते हो, इसी को क्या लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की बात है। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं तो आप जानते हो कि एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए ये v बराबर क्या आ जाता है, c आता है। यानी कि दोनों की स्पीड क्या आती है, बराबर आती है। तो ये काफी चीज मैंने आप सभी को समझा दी है बेटा। यहां से ये मान के चलिए, इससे आप लोगों के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए ये एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे नीट, जेई और सीयूईटी के अंदर आप सभी से पूछे जाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना भाई, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो फंस जाओगे मेरे भाई। तो आप लोगों को मैंने एक एक छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन किया है जो आप लोगों के लिए इंप्रूवमेंट लेके आएगी और आपको चीजें समझाएगी। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इन पे बेस्ड सवाल मैं कराता हूं आप सभी को, हर फ्राइडे को रात को 8 बजे मेरी क्लास आती है उस टाइम पे। अब इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, देखो आप सभी को मैं एक चीज और बताता हूं कि देखो अड्डा 24/7 के ऊपर आप सभी को प्रीमियम कंटेंट पढ़ाया जाता है। अगर उस कंटेंट को आप लोगों ने अच्छे लेवल पे पढ़ लिया ना यार, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग 200 में से 200 जो सपना देखता हो सीयूटी के अंदर, और अगर मैं नीट की बात करूं तो आप लोगों के पास 180 में से 180, और उसके अलावा अगर आप लोग
यहाँ पे देखोगे अगर बोर्ड की, तो 100 में से 100 आप लोग इजीली ले जाओगे। तो उसके लिए आप लोग हमारे लेटेस्ट बैच और महापैक से जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जो आपके भाई का कोड है, इसके द्वारा आप लोग एनरोल करिए और आज ही मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए। चलिए आगे चलते हैं। आगे आती है एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि सही है, यहां पे भैया बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, किस तरीके से सारी चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसके अंदर मैं आपको एक ड्राइव करके बताऊंगा, फिर उसके अंदर आप लोग चीजों को समझोगे। तो यहां पे मैं पहले बता रहा हूं तुम लोगों को एनर्जी डेंसिटी, देखो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता दूं वो चीज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो एनर्जी डेंसिटी की बात है, किसकी बात है बेटा, एनर्जी डेंसिटी की बात है। तो यहां पर देख लीजिए क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है जी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले मैं बात कर लेता हूं। क्या इसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं यहां पे बात कर लेता हूं, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात यहां पे कर रहा हूं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो यहां पे आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। भैया यहां पे एक ये है प्लेट है, दूसरी ये प्लेट है, ठीक है जी, दोनों प्लेट आपके सामने है, ठीक है। यहां पे मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर क्या पॉजिटिव है चार्ज, तो यहां पे क्या आ गया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे क्या नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहां पे मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बोला सर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है। और आप जानते हो चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता है इन प्लेट्स के ऊपर, ऐसा तो नहीं है एक साथ इंक्रीज हो जाता है, तो चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और चार्ज धीरे धीरे हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे है। इनके बीच की जो दूरी होती है उसको आप लोगों ने बोल दिया डी, क्या बोल दिया है, इनके बीच की जो दूरी है उसको आपने डी बोल दिया। और आप मुझे बताइए कैपेसिटर के अंदर अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड की बात करता हूं तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, बोला सर एनर्जी की जब बात करोगे तो आप सभी की होती है हाफ CV स्क्वायर, क्या होती है हाफ CV स्क्वायर। आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में इसको V को लिखना चाहूं तो E इज इक्वल टू क्या होता है, बोला भैया V, भैया कितना पोटेंशियल है वो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है डी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर V की जगह लिखोगे तो ये आ जाएगा ED, क्या आ जाएगा ED लिख दो। अगर ED लिखोगे तो U इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा हाफ C, और ये हो जाएगा E स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा D स्क्वायर। अब मुझे C की बात बताइए, अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता हूं तो क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता, बोला भैया बिल्कुल पता है। अगर मैं सिर्फ कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करता हूं तो क्या होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, आप सभी का हो जाता है। अगर ये है तो रखिए इसके अंदर कितना हो जाएगा, बोला भैया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इंटू में क्या हो जाएगा, बोला सर E स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है जी, बोलो राइट है जी। अगर ऐसा है तो एक D से एक D गया, ठीक है। और यहां पे मुझे बताइए A इंटू डी क्या होता है, A इंटू डी क्या होता है, जल्दी मुझे बताइए कि भैया एरिया इंटू डी यानी कि डिस्टेंस। तो क्या ये वॉल्यूम नहीं बना लेता, बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या बना लेता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू में D, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये हो जाएगा V। तो ये तुम्हारा होता है वॉल्यूम, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम। अब मुझे देखना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या लिखना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा E स्क्वायर, ठीक है जी। E स्क्वायर की मैं बात यहां पे कर रहा हूं, E स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। ये तुम्हारे पास आ गई है, ये तुम्हारे पास आ गई है, ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गई। अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं तो 1/2 E नॉट एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, मैं अगर एग्जांपल के लिए E की वैल्यू की बात करता हूं, इज इक्वल टू क्या होता है E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, अभी मैं जस्ट दिखा के लाया हूं आप सभी को क्या होता है। बोला सर अगर मैं यहां पे E की बात करता हूं तो E जस्ट आप लोग देख के आए थे क्या था, बोला सर E नॉट, ठीक है जी, साइन है ना मेरे भाई, E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी है, ठीक है जी। अब यहां पे देखो ये E है तो E की जगह मैं इसको लिख सकता हूं, बोला भैया बिल्कुल लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, बोला सर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको स्मॉल u और E से आप लोग लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहां पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए E स्क्वायर की बात है, तो E स्क्वायर की बात है तो इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, बोला सर E नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है जी। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बोला सर इसका हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज, क्योंकि देखो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जब भी आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आप सभी को पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये तुम्हारा क्या है वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा क्या है वेरिएबल है। और जब भी वेरिएबल आपका है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेरिएबल के केस में आप सभी को क्या निकालना पड़ेगा, बोला सर एवरेज। और एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी एवरेज चाहिए और इसका भी कंप्लीट मुझे एवरेज चाहिएगा। तो ये एवरेज मैंने ले लिया, तो ये तो भैया कांस्टेंट की E, ये आ जाएगा UE, यहां पे देखो जो जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा,
बोलो सर ये आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर भी बाहर आ गया। और सबसे बड़ी बात, अगर एवरेज ऑफ एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालता हूं, एवरेज ऑफ कंप्लीट साइकिल फॉर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसके लिए अगर मैं निकालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। क्या हो जाती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1/4 है, एप्सिलॉन नॉट है, ई नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो भैया ये तुम्हारे पास आ जाता है नॉर्मल, ठीक है जी। अब इसको तुम आरएमएस के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आरएमएस के फॉर्म में भी आप लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहो तो आरएमएस की फॉर्म में भी निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना यार, ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई √2, बोल हाँ है ना। और इसका स्क्वायर करेगा तो यहां ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां स्क्वायर होते हैं ये 2 हो जाएगा, यानी कि ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, बोलो हाँ है ना। ई नॉट का स्क्वायर बाई 2 आप सभी का हो गया है। अगर हो गया है तो भैया इसको लिख लीजिए, स्मॉल यू है भाई, ये कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह क्या लिखोगे, बोलो सर ई आरएमएस का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये तुम्हारे पास आ गया है। तो ये तुम्हारा एवरेज है, फॉर एवरेज की बात कर रहे हैं फॉर ए कंप्लीट साइकिल, तो ये तुम्हारा हो गया एवरेज। तो देखो ये रहा ना, ये तुम्हारे पास है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है, तो देखो ये रहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर है आप सभी का। तो इसके द्वारा आप लोग निकाल सकते हो, यानी कि ये तुम्हारे क्या है, एनर्जी पर यूनिट या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है। तो ये एवरेज की बात है, तो ये क्या है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात है। बेटा बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, इतने डिटेल में ये मान लो बहुत लोगों को टाइम लग जाता है बताने में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं और उस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। चलिए, अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूं तो सिंपली मुझे बताइए एनर्जी डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात है। तो चलिए देख लेते हैं ये भी। एक चीज मुझे बताओ, आप लोगों के पास एनर्जी स्टोर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में कौन होता है, इंडक्टर के फॉर्म में। यहां पे मैं बोलता हूं कि करंट आई आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, करंट आई आ रहा है। करंट आई अगर इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो भैया ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई है, यहां पे इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, एल लेंथ है। यहां पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अगर आपको याद हो तो एल कितना आ जाएगा इसके लिए, अगर आपको याद हो कोएक्सियल के लिए निकाला था, याद है या नहीं है, तो यह आ जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है जी, कैपिटल आर स्क्वायर और एल। और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो इसके लिए कितना होता है, बोलो सर म्यू नॉट एन आई आप सभी का होता है, बोलो है नहीं। यहां से आई की वैल्यू निकालते हो, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 2 अजम्पशंस थे, इनको आप लोगों को रखना है, काम आपका हो जाएगा। जैसे आप मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, बोलो सर 1/2 एल आई स्क्वायर की फॉर्म में, बोलो है ना, बोलो 1/2 आ गया, इनटू में क्या आ जाएगा, बोलो सर एल, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और एल, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, यानी कि सर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर। तो देखो भैया यहां से क्या कटापटा कटेगा, जो देख लो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, ठीक है जी, 1 से 1 गया, ठीक है जी, कुछ बचा क्या, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, ये एरिया है, और ये क्या होता है लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम बन गया, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है तो एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/2, ठीक है जी, 1/2 हो गया है। और यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट नीचे आएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू नॉट, और इनटू में क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा इनटू में हो जाएगा वॉल्यूम, बोलो हाँ है ना, बोलो ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, बोले सर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात अगर मैं करता हूं तो निकाल लो, वॉल्यूम को इसके नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा यू वी, स्मॉल बी है, और ये आ जाएगा 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। और इसको क्या लिख सकते हो, बोले सर इसको लिख सकेंगे स्मॉल यू और बी, इसको आप लोग बोलते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो जाता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है, ठीक है जी, पर यूनिट वॉल्यूम की बात है।
अगर ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात है तो वैसे ही आप लोग बी की वैल्यू रख सकते हो, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। वैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे और इसका अब आपको पता है ये कौन सा निकला है, ये भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा थोड़ी है कि आपका कांस्टेंट है, तो ये भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। और जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए आप लोगों को वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। बोलो है ना, जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है आप सभी के सामने। अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये तुम्हारा क्या है बेटा, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा जी, तो क्या होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं कैलकुलेट करूंगा। तो एवरेज निकालना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा वापस से, तो यहां पे आ जाएगा यू बी और ये आ जाएगा एवरेज। कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, तो वापस से वही 1/2 बी की जगह क्या आ जाएगा, बी नॉट का स्क्वायर। एवरेज की बात है ना, तो एवरेज इसके ऊपर कंप्लीट ले लीजिए, बी नॉट का स्क्वायर, ठीक है, यू म्यू नॉट यहां पे आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आपको अभी मैं बता के आया हूं इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये तो सारा कांस्टेंट है, तो 1/2 इंटू में बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट और इंटू में आ जाएगा 1/2। तो भैया सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी किसकी, एवरेज वैल्यू। किसकी बात कर रहे हो, एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं फॉर, ये क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी की बात है, ये तुम्हारी एनर्जी है, ये एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब इसको चाहो तो आरएमएस की फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना वही चीज कि भैया यहां पे क्या होता है, बी आरएमएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आरएमएस इज इक्वल टू बी नॉट बाई √2 है, और इसको अगर स्क्वायर करोगे तो बी आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आप सभी का हो जाएगा। तो 2 इसको उधार दे दो तो ये क्या बन जाएगा, यही तुम्हारा बन जाएगा 1/2 बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू नॉट। तो इस तरीके से तुम लोग कर सकते हो, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दिया भाई मैंने, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज्यादा डिटेल में कोई आपको नहीं बता सकता। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी आप सभी को, जिससे मेरे भाई आप लोगों के दिमाग में जो डाउट रहता है ना, वो सारे डाउट्स दूर हो जाए। तो इस तरीके से अब आप लोगों से बोला जा सकता है कि क्या ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल दोनों की दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। क्या करती है, दोनों की दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं इसके अंदर। तो आप लोग बोल सकते हो, याद रखना कभी भी अभी आपसे बोला जाए ना कि यू बी और यू ई को इक्वली क्या करिए, इक्वल करके मेरे को बताइए, तो उस केस में आप लोगों को हमेशा क्या लिखना है, आपको एवरेज की फॉर्म में ही उसको करना है। हमेशा एवरेज की फॉर्म में ही वैल्यू आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, एवरेज की फॉर्म में ही आपको सॉल्व करना है, याद रख लीजिएगा, एवरेज की फॉर्म में ही आप सभी को सॉल्व करना है। याद रख लो एक चीज को, एवरेज की फॉर्म में ही आप सभी को जाना है। ठीक है जी, तो आइए, तो देखो यहां पे आप जानते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर आप सभी के पास है। ठीक है जी, हमेशा एवरेज के फॉर्म में ही। चलिए एक चीज और बता देते हैं, आप सभी से पूछा जा सकता है कि भैया यू बी इज इक्वल टू ये यू यार इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा ये बताइए। तो आप सभी जानते हो ना, यूई की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, यूई की बात कर रहे हैं, स्मॉल यूई। तो यह आप लोगों को हमेशा क्या लेनी है बेटा, एवरेज लेनी है। एवरेज क्या होता है, 1/4 ई नॉट नहीं है यार, एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर आप सभी का। आप जानते हो ई नॉट बाई बी नॉट, अभी अभी पढ़ के आए हो, क्या था, बोला भैया ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सी। और यहां पे क्या हो जाएगा, बोला सर ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट सी आप सभी का हो जाएगा। ई का लिख लो या वी का लिख लो, जैसे भी लिखना चाहो वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर और यह आ जाएगा सी स्क्वायर। भैया सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू होती है 1/√, के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना, स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे लिख दो क्या आ जाएगा, 1/4 और यहां पे क्या ई नॉट का स्क्वायर है, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर और क्या आ जाएगा इनटू में 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक से एक गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। बोलो है ना, तो ये तुम्हारी क्या होती है, म्यू ई, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यू बी के। तो इस तरीके से आप लोग बोलोगे कि दोनों का एवरेज क्या होती है बेटा, ऑलमोस्ट इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यानी कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, 1:1 के रेशो में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। रेशो क्या होता है, 1:1 का। अगर तुमसे पूछ ली जाए कल को कि भैया टोटल एनर्जी बताइए, तो दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। टोटल एनर्जी अगर आप सभी से पूछ ली जाए तो क्या करोगे, अगर तुमसे बोल दिया जाए भैया टोटल एनर्जी बताइए,
टोटल एनर्जी मुझे बताइए कितनी होती है। अगर टोटल एनर्जी की मुझसे बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, बोला सर टोटल एनर्जी मुझे बताइए, तो उस केस में क्या होगा, बोला सर टोटल एनर्जी की जब भी बात करोगे तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि भैया टोटल एनर्जी है, तो एनर्जी की बात कर रहे हो, एवरेज की रिस्पेक्ट में किसके निकाल रहे हो, एवरेज के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी है तो इसको यूटी की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा यूई प्लस में यू बी। ठीक है जी, अब दोनों आपको पता है इक्वली होते हैं, तो 2 स्मॉल यूई कर दो तो क्या हो जाएगा, बोला सर यू टोटल की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इससे काटोगे 2 बार तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यानी कि तुमसे अगर पूछ लिया जाए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो ये इतनी आएगी, टोटल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के केस में पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा 1/2 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो ये आप लोगों का इसका आ गया। इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हो ये आपका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो मैंने एक एक छोटी से छोटी जो चीज है ना बेटा वो भी एक्सप्लेन कर दिया, अब इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप लोग ये मानो मैंने हर एक छोटी से छोटी जो चीजें हैं वो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दी है जिससे आप सभी को बेनिफिट हो जाए। आगे आइए, आगे अगर हम लोग चलते हैं तो यह है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि भैया इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो इंटेंसिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो टोटल एनर्जी को कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, बोला सर मैं कोई भी सिलिंड्रिकल शेप ले लेता हूं उसके अंदर से कितनी एनर्जी जा रही है, टोटल एनर्जी उसकी बात मैं कर रहा हूं। यहां पे आपको याद रखना है जो टोटल एनर्जी है क्रॉस कर रही है उससे उसकी मैं बात करूंगा यहां पे, ये नहीं कि मैं नॉर्मल बात करूंगा। टोटल एनर्जी उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर से कितनी जा रही है उसकी बात है। तो टोटल एनर्जी, तो देखो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल एनर्जी इंटू में क्या हो जाएगा सी, ये तुम्हारा क्या हो जाता है इंटेंसिटी। अगर इसी को मैग्नेटिक फील्ड की केस में निकालना है तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इंटू में सी। तो ये आप लोगों का इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए भी डेरिवेशन होता है लेकिन डेरिवेशन समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आप सभी को ऑलरेडी सारी डेरिवेशंस को एक्सप्लेन कर दिया जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा। समझ में आ गया। तो आप लोग सीधा से याद रखिएगा कि भैया टोटल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि देखो ये रहा, ये आप लोगों ने निकाला है ना टोटल एनर्जी की बात है 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर है तो वही है टोटल एनर्जी इंटू में सी। अब टोटल एनर्जी के रिस्पेक्ट में आप निकालोगे तो ई नॉट का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 से इसको करोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा ई आरएमएस का स्क्वायर। तो ये आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो कि भैया एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड सी आपका आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो ई आरएमएस इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट बाई √2 आपका होता है। तो आप जानते हो यहाँ पे ई नॉट का स्क्वायर है तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा ई आरएमएस का स्क्वायर आप सभी का आ जाएगा, ये लो तो यह हो जाएगा ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यार इस 2 को इसके नीचे कंसीडर करोगे तो भैया ये क्या बन जाएगा ई आरएमएस बन जाएगा। तो इस तरीके से तुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आप सभी का हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो अब बात आती है कि सर मोमेंटम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मोमेंटम कैरी करती है, बोलो हाँ है ना। जैसे आप लोग पता है ना कि जैसे हम लोग मास के रिस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं तो आप मुझे बताइए अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं किसके बीच में, जैसे डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोग निकालते हो आगे जाके पता लगेगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो पी इज इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन लैम्डा हो जाता है और एच अपॉन लैम्डा हो जाता है तो आप जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है एच एफ होता है। एफ को क्या लिख सकते हो सी बटे में लैम्डा लिख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बटे में सी, यानी कि पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू बाई सी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है जी या नहीं है। आपको याद रखना है एक और चीज, मान लीजिए तुम्हारे सामने कोई दीवार है, दीवार पे टकरा के अगर वो वेव वापस आ रही है, एक तो होती है कि वो अब्सॉर्ब कर लेगी कंप्लीट, तो कंप्लीट अब्जॉर्प्शन के केस में आप लोगों का मोमेंटम जो होता है वो इतना होता है, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन के केस में वो इतना होता है। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्ट बैक आ रही है, वापस आ रही है, तो उस केस में कितना हो जाएगा 2u बाई सी आप सभी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2u बाई सी आप सभी का हो जाता है इन द केस ऑफ कि भैया वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो उस केस को आप लोग इस तरीके से करोगे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो कि भैया आप लोगों का इंटेंसिटी क्या होती है। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो एनर्जी, देखो अगर इनका रिलेशनशिप निकालना है तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर एनर्जी डिवाइडेड बाई ए इंटू टी आप सभी का होता है, बोलो राइट है। और आप जानते हो कि एनर्जी डिवाइडेड बाई टी, तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टी, ये तुम्हारी बन जाती है पावर। क्या बन जाती है पावर, तो पावर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए भी आप सभी का हो जाता है। तो ये तुम्हारी क्या होती है पावर की बात है, पावर।
ठीक है, ये तुम्हारा पावर है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या पावर, अगर इंटेंसिटी पावर के बीच में रिलेशन निकालते हो, और ये तुम्हारा क्या है, मोमेंटम है, ठीक है जी, ये मोमेंटम है, यहां पे कैपिटल पी है, वहां पे स्मॉल पी है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, मोमेंटम के केस में हम लोगों ने बात की है। अब ये तुम्हारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ये एक्चुअली में पूरा का पूरा नॉलेजेबल पार्ट था, जिसके अंदर आपको हर एक पॉइंट को समझने की जरूरत है, हर एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो आप लोगों का अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज है, उनको पढ़ लेते हैं, जो हमने अभी तक पढ़े हैं वही है। क्या लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटिंग चार्ज एंड डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। देखो आपको पता होना चाहिए, वेव की बात करते हैं तो दो तरीके की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, साउंड वेव। इसके अलावा सेकंड क्या हो सकता है, बोला सर हमने ये पढ़ा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकंड होती है नॉन मैकेनिकल वेव, जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जांपल के लिए लाइट, क्योंकि आप जानते हो कि अगर सन से लेके अगर अर्थ तक आ रही है तो उसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन उसको बाद में नाम दे दिया गया था काल्पनिक मीडियम है, ठीक है। आप क्या पे देखोगे, ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आपका एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है, ये, और ये देखो द एनर्जी इज कंटेंट इन ऑक्सिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो आप लोगों की कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, और इसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो याद रखिएगा अगर वैक्यूम के अंदर बोलेगा तो चाहे कितनी भी तरीके की आपकी वेव्स हो, वो सारी की सारी क्या करती है, वैक्यूम के अंदर उनकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है। आगे बोला गया इन अ मटेरियल मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ ये 1/√μe और 1/√μr एप्सिलॉन r c बटे, ये आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप आगे जाओगे तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और आप लोगों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या होती है, ट्रांसफर नेचर्स में होती है। क्यों, क्योंकि आप लोगों का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर। इस वजह से यहां पे आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है वो सेम फेज के अंदर होते हैं, यानी कि जब आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की भी आप सभी की मैक्सिमम वैल्यू आप सभी को देखने को मिलती है। आइए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को ये तो मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से ये आप लोग निकालते हो। तो ये तुम्हारी क्या होती है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी की बात होती है, एवरेज की बात है। क्यों, क्योंकि सर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आप सभी को मिलता है, इस वजह से हम लोग उसका एवरेज की बात करते हैं। और इन दोनों का रेशियो तो आपको मैंने बता गया था कि E0/B0 = C आप सभी का होता है। आगे उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, फिजिक्स को इसी तरीके से फील करना चाहते हो, तो आपको पता है इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है आप सभी के लिए अड्डा 24/7 के ऊपर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन है उसको जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, और यूजिंग द कोड Y485 इसके द्वारा आप लोग एनरोल कर सकते हो हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर और तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं, आगे हम लोग जाएंगे। तो अब आता है आप लोगों का सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए पहले तो स्पेक्ट्रम को याद करने का तरीका। देखो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो एक एग्जांपल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है, और जब वो उसको छोड़ के नीचे वाले में आएगा, अपने घर में वापस आएगा, तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और जब एनर्जी रेडिएट होती है तो किसी ना किसी फॉर्म में हम लोगों को मिलती है। उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स जो होते हैं ना, वो किसके द्वारा मिलते हैं, वो जब ये एनर्जी रेडिएट होती है तो किसी ना किसी कलर की वो एनर्जी हम लोगों को मिलती है। ठीक है, दो तीन चीजें मैं आप सभी से पूछूंगा। आपने अभी पढ़ क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, C/λ होता है। बोला भैया ठीक है। और आप जानते हो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, बोला सर HF। यानी कि सर जिसकी फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूंगा तो यहां पे E क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि तुम्हारी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। यानी कि जब तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी तुम्हारी इंक्रीज होगी। अगर मैं यहां पे F इज इक्वल टू C/λ की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि जब तुम्हारा लैम्डा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब तुम्हारा लैम्डा कम होगा तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो लैम्डा को कम करना पड़ेगा, और लैम्डा क्या होता है, ये तुम्हारी होती है वेवलेंथ। क्या होती है, वेवलेंथ आप सभी की हो जाती है बेटा। तो इसको आप लोग बोलते हो वेवलेंथ, हम लोग इसको बोल देते हैं। तो ये तुम्हारी हुई वेवलेंथ। यार जब वेवलेंथ कम होगी तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारी एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पे आप सभी को तरीका मैं बता रहा हूं याद करने का, उसके बाद उसकी हम लोग एनर्जी और उनकी बात करते हैं। तो एक आता है तुम्हारा रिलायंस मोबाइल इंडिया वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। कुछ रह गया क्या, 3 3 6 और एक साथ, यही है 3 3 6 और एक साथ। ठीक है, तो देखो
रिलायंस मोबाइल, हाँ तो याद करने का तरीका होगा रिलायंस मोबाइल इंडिया वेरी अगली एक्स गर्लफ्रेंड। अगर गर्लफ्रेंड एक्स होती है तो अगली लगती है। तो यहां पे सबसे पहले रिलायंस से क्या आ जाएगा, रेडियो वेव आ जाएगा, ठीक है जी, रेडियो आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, माइक्रो आप सभी का आ जाएगा, क्या होता है माइक्रोवेव आ जाएगा, ठीक है जी। और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा, ठीक है जी, इंफ्रारेड आ गया है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, विजिबल आ जाएगा, विजिबल आ जाएगा। देखो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो हो सकता है एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही हो बेटा जी, लेकिन थोड़ा सा आज कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हो सकता है एनर्जी डाउन लग रही है क्योंकि थोड़ा फीवर है मेरा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, हमेशा आप लोगों के लिए रेडी रहता हूं। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा एनर्जी मेरी ऐसी लग रही हो, लो लो डल डल, लेकिन कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं, ठीक है जी। ये क्या हो जाता है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है जी, अल्ट्रा वायलेट। ये क्या हो जाएगा, एक्सरे, और ये क्या हो जाती है, गामा रेज। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, अगर लैम्डा के रिस्पेक्ट में आपको निकालना चाहूं मैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, अगर मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, बोला रेडियो की सर। तो हाईएस्ट वेवलेंथ होती है इसकी, क्या होती है बेटा, हाईएस्ट वेवलेंथ। और लोएस्ट किसकी होगी फिर, बोला सर सबसे नीचे होगा उसकी लोएस्ट होगी। तो ये क्या हो जाता है, लोएस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ। और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, बोला सर ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो ये इसका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इसके बाद में फ्रीक्वेंसी। तो भैया जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उतनी कम है, फ्रीक्वेंसी उतनी कम है। तो यार इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यानी कि फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया ये, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बोलो राइट है नहीं है, फ्रीक्वेंसी की बात है। इसी तरीके से तुम्हारा ये एनर्जी का होगा, एनर्जी इसकी मैक्सिमम, इसकी मिनिमम। बोलो है ना, एनर्जी इसकी मैक्सिमम, उसकी मिनिमम, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किसकी एनर्जी मिनिमम होती है, किसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। अब हम लोग इसके द्वारा हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सभी के लिए ये। अब यहां से हमने देख लिया है कि यार हमारी वेवलेंथ का क्या ऑर्डर होता है, किस तरीके से एनर्जी हमारी मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग चलते हैं इसी के बेसिस पे कुछ चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब आप लोगों को जो आप लोगों का विजिबल लाइट होती है तो उसकी वेवलेंथ के बारे में दे रखा है, तो 380 से लेके 750 नैनोमीटर्स तक की क्या होती है, इसकी रेंज होती है। तो इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 380 से लेके 750 नैनोमीटर्स तक की क्या होती है, इसकी रेंज होती है। जनरली हम लोग क्या लेते हैं इसको, 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स तक की हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी पोर्शन आप सभी के सामने, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सबसे पहले आप सभी की आती है, अब इनकी वेव्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स। यार देखो रेडियो वेव्स को हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए किसने इसको इन्वेंट किया था। तो 1895 के अंदर हमारे मार्कोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था। सबसे बड़ी बात है कि इसको यूज कहां किया जाता है, तो आप लोग जानते हो कि आप लोग ये क्रिकेट मैच का प्रसारण देखते हो या फिर आप लोग एफएम रेडियो सुनते हो, तो इन सभी के अंदर जो एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके अंदर हम लोग रेडियो और टेलीविजन के लिए आप लोग जो होता है रेडियो वेव्स को यूज करते हो। सेकंड चीज, आप लोग मोबाइल के ऊपर बात करते हो और बोलते हो ना मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, वो भी जो आप सभी का होता है ना, वो भी आप लोगों का क्या होता है, रेडियो वेव्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग करते हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। माइक्रोवेव्स की बात करेंगे तो माइक्रोवेव्स होता है ना, बेसिकली इसको हम लोग जो रडार टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके अंदर हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। रडार टेक्नोलॉजी कौन सी, जैसे आप लोग पता है ना कि जब दूर से कोई मिसाइल्स वगैरह आती हैं तो उन सभी को क्या करते हैं, उनको देखने के लिए, मतलब उसके कि भैया रेंज में उस अपनी रेंज में आ रही है नहीं आ रही है, हमारी तरफ आ रही है नहीं आ रही है, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि रडार टेक्नोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। साथ ही साथ कभी कभी हम लोग इसको जो मोबाइल फोन का जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। और क्या हो सकता है सर, आपने घर के अंदर माइक्रोवेव ओवन देखा है, उसके अंदर भी खाना गर्म करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। और क्या हो सकता है, बोला सर इसके अलावा
जो तुम लोगों ने, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो जनरली रडार टेक्नोलॉजी में इसका यूज होता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक आप सभी की इसकी रेंज जाती है। अगर हम लोग याद करें आगे, तो आगे आप लोगों का होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट वेव्स। क्या बोलते हैं, हीट वेव्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इंफ्रारेड होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं हीट वेव्स। तो कहीं कहीं आप लोगों को लिखा जाता है हीट वेव्स, तो बताइए क्या हीट वेव हमारा पार्ट है नहीं स्पेक्ट्रम सिस्टम का, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हाँ होता है। इसके अलावा वेरी हॉट जो बॉडीज होती है उसके द्वारा क्या होते हैं बेटा, ये आप लोगों के प्रोड्यूस किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसकी वेवलेंथ किससे कम होती है, बोला सर हमारी जो वेवलेंथ है रेडियो और माइक्रोवेव से कम होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब वाटर के अंदर ये रेडियली आती है तो ये क्या कर ली जाती है, ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है हमारी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसको किस तरीके से मैं बोलूंगा सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप सभी ने एक मूवी देखी है ना मिस्टर इंडिया, तो उसके अंदर भी आप सभी ने देखा है कि यार अनिल कपूर दिखता नहीं है, लेकिन उसको देखने के लिए स्पेशल पर्पस ग्लासेस को यूज किया जाता है, तो हमें रेड रेड लाइंस वो दिखती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिमोट्स वगैरह होते हैं ना, रिमोट्स के अंदर जैसे इसके अंदर देखो, क्या ये दिख रहा है, देखो ये भी तुम्हारी क्या है, इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा रिमोट टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर भी आप सभी की क्या होती है, इंफ्रारेड होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप लोगों के लिए होती है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को विजिबल लाइट की बात की जाती है, तो जो हमें दिखती है सारी वो हमारी क्या होती है, विजिबल पार्ट की होती है, क्योंकि सारी चीजें जो हमारे आसपास हमें दिख रही हैं तो वो सारी किसकी, विजिबल की वजह से। तो जनरली इसकी रेंज क्या हो जाती है, 380 से लेके हम लोग क्या बोलते हैं 750 तक होती है, लेकिन जब स्टैंडर्ड में जाते हो तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे या तो रेज क्या होंगी बेटा, रिफ्लेक्ट की जाएंगी या ऑब्जॉर्ब की जाती हैं। जितने भी हमारे ये पूरे रिफ्लेक्शन की प्रोसेस होती है जो हमारी आंखों के अंदर आती है, तो उसकी वजह से हमें क्या दिखती है, पूरी चीजें दिखाई देती हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आप लोगों का होता है अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, इनकी अगर हम लोग बात करें तो आजकल तो यूवी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है पानी को भी प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है जी। साथ ही साथ इसको जैसे खाना वाना होता है उसको लंबे टाइम तक सही रखने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो आप लोगों ने लैब्स के अंदर देखा होगा कि जब हम लोग फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों की इसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, यानी कि यूआर जो यूवी रेज है इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा आप लोग ये मान के चलिए कि मैं अगर सिंपली बोलूं तो यूवी रेज को आप लोग जो प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हो, जैसे आप लोग जो जर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए काम में लेते हो। इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग आगे जाते हैं तो एक्सरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो डब्ल्यूसी रॉन्जन ने इसको क्या किया था, इन्वेंट किया था। और बेसिकली सबसे बड़ा जो इसका पार्ट होता है वो यूज किया जाता है हमारा जो ये मेडिकल है, मेडिकल डायग्नोस्ट के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो लैब्स के अंदर या हम लोग बोले हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोग जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उसको देखने के लिए, यानी कि हम लोग जो वहां पे एक्सरे वगैरह निकलवाते हैं तो उनके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। यानी कि हमारे जो बोन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर कोई फ्रैक्चर्स वगैरह आ जाते हैं तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। हमारे गाल ब्लेडर हुआ, लीवर्स हुए, या फिर हम लोग बोलेंगे कि इसके अलावा लंग्स है, इनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसको भी सही कर देखने के लिए भी हम लोग इसको चेक करते हैं। किडनी हुआ, गाल ब्लेडर हुआ, इसके अंदर भी हमारे जो स्टोन्स होते हैं उनके लिए भी हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। बड़े बड़े तुम्हें पता है ना बहुत सारे ब्रेजेस होते हैं उनके अंदर भी हम लोग इसको काम में लेते हैं। साथ ही साथ जो तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे को ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखना है तो वहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरे का यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो हमारी होती है गामा। यार देखो गामा की जब हम लोग बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और 1896 के अंदर इन्वेंट किया था बैकुलर और क्यूरी ने इसको, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, यानी कि सर अगर तुम सामने बहुत बड़ा ब्लॉक भी रख दोगे ना तो उसके अंदर भी ये क्या कर देंगे, छेद कर देंगे बेटा। तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, बहुत हाई होती है। एनर्जी भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। और इसको हम लोग कहां से प्रोड्यूस करते हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उससे हम लोग को ये मिलती है। इसके अलावा जो हमारी कैंसर सेल्स होती है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली ये आप लोगों की क्या होती है, गामा रेज। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो इसके यूजेस देख सकते हो, डेंजरस किस किस के लिए, वो भी सारी चीजों के लिए मैंने आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया कि कौन कौन सी चीज किसके लिए डेंजरस है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके यूजेस और कहां कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक्सरेज है तो ये रहना, देखो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके इमेजेस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। साथ ही साथ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग गामा रेज को यूज करते हैं। वॉशिंग पाउडर के अंदर भी आजकल इसको यूज करने लगे। सिक्योरिटी जो आपकी मार्किंग है उसके लिए भी यूज करते हो। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट वेव्स को यूज करते हो। थर्मल इमेज स्कैनिंग होती है उसके लिए भी आप लोग यूज करते हो। जो फोटोग्राफी उसके अंदर भी आप लोग इसको यूज करते हो, किसको, इंफ्रारेड को। माइक्रोवेव्स को माइक्रोवेव ओवन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर भी यूज करते हैं। तो ये पूरी चीजें आप सभी के लिए है। इसके अलावा मैं यही चीज बोलूंगा कि यार देखो, अगर आप लोगों ने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अगर आप लोग चाहते हो चीजों को बहुत डेप्थ में जानना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर यूजिंग द कोड Y485। इसके द्वारा जुड़ के आप लोग मैक्सिमम चीजों को सीख सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात की कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे मेल कर सकते हो।
इसके अलावा जो ये कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप जैसे लगभग 20 से 22 हजार बच्चा इसके अंदर है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक चीज बोलूंगा, वो ये है कि भैया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। और इसके अलावा मैं एक और बोलना चाहूंगा कि कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो एनरोल करने के लिए सिंपली आप सभी को क्या करना है बेटा, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाओगे तो यहाँ पे सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद में ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है। ऑल कोर्सेज के बाद में UG एंड PG के ऊपर आना है। UG के ऊपर क्लिक करना है और देखो ये रहा, साइंस के ऊपर आएंगे तो साइंस के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। जैसे समर 3.0 है बेटा, यहीं पे आपको सारे के सारे और भी जितने भी वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे एंटर कूपन कोड करना है। क्या है बेटा, Y485। जैसे आप लोग करोगे तो ये आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 8,159.80 रुपए में। तो जाइए जाकर एनरोल कर लीजिए बेटा। आप जानते हो देखो 80% का ऑफ आप सभी को इस पे दिया जा रहा है। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा कैसा लगा आप सभी को ये पूरा सेशन, साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।